नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 21 मार्च 2023 और आज आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके और मिलती है। आज का जो ये शिफ्ट रहा है वेरी इजी है ना, वेरी इजी क्वेश्चन यहाँ पे जीके के सेक्शन से देखने को मिला है। इतना इजी कभी नहीं मिला है। और मज़े की बात ये है आर्टिकल से आज 2 क्वेश्चन आए, दोनों आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित। अब तक तो हमारा बच्चा राष्ट्रपति से संबंधित जो भी आर्टिकल है उनके पॉकेट में तो हमेशा ही रहते हैं। इसके अलावा 3 क्वेश्चन हूबहू रिपीट किए गए और जो करेंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए सारा हमने बताया है। यहाँ पे करीब जितने भी क्वेश्चन मुझे प्राप्त हुआ है, एक क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो ऐसा एक भी क्वेश्चन है जो हमारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो छोड़ के आए होंगे। तो चलिए देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न पूछा गया है। भूटान की आधिकारिक भाषा, अभी ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, पहले भी पूछा गया था। तो भूटान की जो आधिकारिक भाषा है ये आपका जोंगखा है, जोखंगा बोलते हैं, जोंगखा बोलते हैं। तो ये आपका भूटान की आधिकारिक भाषा है। भूटान की राजधानी आपका थिम्पू है और इसका मुद्रा भी पूछा जाता है तो न्यूट्रोगलम जो है भूटान की मुद्रा है। भूटान में अभी भी राजा रहते हैं वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा मालदीव की आधिकारिक भाषा जो है ये आपका दिवेही है। दिवेही जो है ये आपका मालदीव की आधिकारिक भाषा है। इसके अलावा श्रीलंका में सिंहली भाषा बोली जाती है जो तमिल से काफ़ी मैच करता है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश में आपका बांग्ला भाषा बोला जाता है। तो ये सब बात जो है आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जो पड़ोसी देश है नेपाल का तो पूछेगा नहीं क्योंकि सब जानते हैं नेपाली बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 143 का संबंध किससे है आपसे पूछा गया है। तो मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया भाई 143 राष्ट्रपति का परामर्श से है जो सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त होती है। 143 जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश है। 72 जो है राष्ट्रपति का क्षमादान है। 108 जो है राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। 76 जो है महान्यवादी की नियुक्ति करते हैं। 75 का ए जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग है। इसके अलावा और कुछ है राष्ट्रपति से संबंधित है जी, 280 है वित्त आयोग का गठन करता है। इसके अलावा और कुछ है तो फिलहाल इतना राष्ट्रपति से संबंधित। इसके अलावा 52 से लेकर 61 तक पकानी को का दिवोदशम आपको याद होगा। तो ये तो हो गया लगातार राष्ट्रपति से संबंधित और ये एडिशनल आर्टिकल, ठीक है। तो इन्हीं में से पूछा गया है 143 जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च न्यायालय का जो है परामर्श प्राप्त होता है आपको राष्ट्रपति का। इसके अलावा अनुच्छेद 129 जो है 129 इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को रिकॉर्ड न्यायालय जो है करार दिया गया है जिसे हिंदी में अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। और ये क्या होता है मैं समझा चुका हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय जिस किसी मामले के लिए जो सज़ा देगा वो सज़ा एज ए रिकॉर्ड के तौर पे रखा जाता है। और इससे जो छोटा न्यायालय होता है तो सर्वोच्च न्यायालय से छोटा हाई कोर्ट होता है। तो हाई कोर्ट सेम गलती के लिए सेम सज़ा दे के बिना टाइम जाया करते हुए आगे निकल सकता है। चूँकि हाई कोर्ट भी आर्टिकल 215 के तहत रिकॉर्ड न्यायालय होता है तो ये जो ऐसा काम करेगा तो इसकी रिकॉर्ड जो है इससे छोटा वाला न्यायालय फॉलो करेगा यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह। इसके अलावा यहाँ पे बता दिया 161 का जो है विवरण किसमें है तो ये आपका राज्यपाल के जो क्षमादान होते हैं आर्टिकल 161 में है। राज्यपाल का पद इंडिया में 153 में है ना। 108 में ज्वाइंट सीटिंग है ये तो बता ही दिया। 110 में धन विधेयक है ये भी काफ़ी पूछा जाता है। इसके अलावा आपसे करेंट सेक्शन में पूछा गया है परम कामरूप अक्टूबर 2022 में किस आईआईटी में लगाया गया था। एक बच्चे बताया कि परम कामरूप को किसने कौन से राजनेता जो है उद्घाटन किए थे। तो दोनों क्वेश्चन का यहाँ पे आपका आंसर है, पहला लाइन पूछा हो या फिर दूसरे लैंग्वेज में पूछा हो, ठीक है। और मैंने परम कामरूप, परम गंगा और परम एक कौन सा है भाई परम गंगा है, परम कामरूप है और परम अनंत है। ये तीनों मैं आपको बता चुका हूँ एमटीएस के प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो परम कामरूप जो है ये आपका आईआईटी गुवाहाटी में लगाया गया अक्टूबर 2022 में। और माननीय जो आपका प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू साहिबा जो करेंट में हैं इन्होंने ही उद्घाटन किया अक्टूबर 2022 के अंदर। ऐसे आप उसे पढ़ कर सकते हैं। कामरूप जो है पहले असम का नाम हुआ करता था तो असम के अंदर गुवाहाटी में ही आईआईटी है तो आपको इससे भी पकड़ा जा सकता है। लेकिन उद्घाटन की बात करेंगे तो ज़्यादातर चीज़ों का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी साहब करते हैं लेकिन इसका उद्घाटन जो है द्रौपदी मुर्मू साहिबा किए हैं। आईआईटी गांधीनगर के अंदर परम अनंत सुपर कंप्यूटर का जो है लगाया गया है। इसके अलावा आईआईटी खड़गपुर के अंदर जो है
परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर को लगाया गया है। भारत के लिए पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जो आपका फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर थी। इसके अलावा जो सुपर कंप्यूटर के पिता है भारत के अंदर, इसे विजय भटकर कहते हैं। विजय भटकर और सीडेक संस्था जो है, ये भारत के अंदर सुपर कंप्यूटर का निर्माण करने वाली संस्था है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कितने रजत पदक प्राप्त किए, सब दिन लिख लिख के बताया, 1 2 4। ये आपका है ओलंपिक। 22 16 23 ये है आपका जो है करंट वाला कॉमनवेल्थ गेम में पदकों मेडलों का जो है कंपेरिजन। तो आपका यहाँ पे 16 जो है सिल्वर जीते थे, 22 जो है यहाँ पे गोल्ड, और आपका 23 जो है ब्रॉन्ज जीतते हुए 61 पदक प्राप्त किए थे आपका कॉमनवेल्थ गेम 2022, जो बर्मिंघम में हुआ था, और जो 22वें नंबर के कॉमनवेल्थ गेम थे। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 2026 का कॉमनवेल्थ कहाँ पर होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में होगा, तो ये बात भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत की बात अगर कोई आपसे पूछे स्टैटिक्स फॉर्म में, तो 1930 हैमिल्टन कनाडा से हुआ था, और इसी का छोटा भाई है 1951 में, जो आपका नेशनल गेम है, जो आपका नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, नेशनल गेम नहीं, एशियन गेम है। ये एशियन गेम है, नेशनल गेम तो 2018 सॉरी 36वां हुआ है पिछला गुजरात में। ठीक है, तो ये 1951 में एशियन गेम की शुरुआत नई दिल्ली से हुआ था, और आगामी हैमिल्टन कनाडा से आपका राष्ट्रमंडल का हुआ था। आगामी जो राष्ट्रमंडल खेल होगा 2026 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा, और जो 2022 में हुआ, यहाँ पे भारत का चौथा पोजीशन रहा था और ऑस्ट्रेलिया का पहला पोजीशन रहा था। इसके अलावा नील विद्रोह कब हुई आपसे पूछ लिया गया है। देखिए सारा क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी पूछा गया है आज के शिफ्ट में जी। एग्जामिनर काफ़ी जो है मतलब नर्वस हो गए क्या है ना। तो इस प्रकार से जो है नील विद्रोह कब हुआ है, तो नील विद्रोह आपका वैसे तो 1858 में ही इसकी धधक उठ गई थी, लेकिन बेसिक रूप से जो है यानी मूल रूप से 1859 से 1862 तक नील विद्रोह चली थी, जो किसानों के द्वारा चलाया गया था। और ये कहाँ पे होती है, तो बंगाल के नदिया ज़िले में होता है। नदिया एक जगह का नाम है बंगाल में। ठीक है, इसके अलावा जो आपका चैतन्य महाप्रभु का नाम आपने सुना होगा ना, तो ये भी यहीं से ताल्लुक़ रखते हैं, बंगाल के नादिया से। ठीक है, तीन कठिया पद्धति भी नील की खेती से संबंधित है, जिसके फलस्वरूप चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ था, जो आपका बिहार के अंदर है। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह में ही गांधी जी जो है प्रथम बार जो है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद जो है एक सत्याग्रह में भाग लिया था, क्योंकि गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे, और 1917 में राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर जो है बिहार गए थे गांधी जी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तिनकठिया पद्धति क्या था, तो 1/3 हिस्सा में जो है नील की खेती अनिवार्य कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिससे किसान परेशान थे। इसके अलावा 2011 में भारत की साक्षरता दर आपसे पूछा गया है। देखिए जनगणना से क्वेश्चन बहुत दिन से स्किप था, लेकिन फिर से पूछा गया है। तो 2011 के डाटा आपके सामने हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं। कुल जनसंख्या जो है 1.21 करोड़ मापा गया था। पुरुष की जनसंख्या 62, 31, 21, 843, महिला की जनसंख्या इतना। दशकीय वृद्धि 17.64 रहा था, जो NCERT लिखता है। यहाँ पे चूँकि ये छोटा किताब का पेपर कट है, तो 17.7 लिखा है। जनसंख्या घनत्व 382 एक्यूरेट लिखा है। लिंगानुपात 943 एक्यूरेट लिखा है, क्योंकि अगर इसमें डिफरेंस करेगा तो फिर किताब की कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तब तो लोग इसे पढ़ेंगे ही नहीं, मार्केट में बंद हो जाएगा ये किताब। ठीक है दोस्तों, आज थोड़ा आप मुझे स्लो स्लो देख रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी पर्सनल वजह होती है जो शेयर ना करते नहीं किया जा सकता दूसरे से, लेकिन उसकी जो छाप दिखती है वो दिखता है इंसान पे। इसके अलावा जो अगला है साक्षरता दर, ये आपका जो है 74 पॉइंट, साक्षरता दर जो है ये है आपका 74.04 है ना। कहीं कहीं इसे 73 पॉइंट भी लिखते हैं, चूँकि ये छोटा किताब है, मैंने पहले ही कहा इसी के लिए, नहीं तो एक्चुअल जो डाटा है 74.04 है। और जो पुरुष की साक्षरता है अच्छे अच्छे किताब में आपको 82 पॉइंट समथिंग मिल जाएगा। तो ये भारत की जनसंख्या के रिगार्ड में सॉरी जनगणना 2011 के अनुसार जो है कुछ डाटा है।
इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा सबसे कम ये तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, जो आपका लिंगानुपात वगैरह हैं, साक्षरता वगैरह हैं, गरीबी वगैरह हैं, शहरी जनसंख्या वगैरह हैं, सर्वाधिक घनत्व वगैरह हैं, ये सब तो पहले ही पढ़ा चुका हूँ। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या यूपी का है, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार की है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश की है। इसके अलावा सबसे शहरी जनसंख्या अधिक जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल की है। सबसे अधिक जो आपका साक्षरता है ये भी केरल का है। सबसे कम शिशु मृत्यु दर ये भी केरल का है। तो ये सब कुछ जो है सबसे अधिक जो है आप सबसे निगेटिव जो वृद्धि वाला दर रहा था ये आपका नागालैंड रहा था। यहाँ पे -0.6% जो है जनसंख्या में गिरावट आ गई थी। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। देखिए ऑप्शन तो नहीं मिला है, लेकिन ओरेकल वगैरह जो होते हैं ये भी डाटाबेस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हो सकते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि इसमें ऑप्शन में क्या क्या था। देखिए कल के दिन में पूछा गया था डीबीएमएस का फुल फॉर्म, तो इसका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। जो आपने कंप्यूटर पे एक एसक्यूएल भी देखे होंगे, एक डीबीएमएस, इस प्रकार के शब्द आप देखे होंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 2020-21 में भारत की जीडीपी कितनी थी। वही जीडीपी पूछा जा रहा है कोरोना के टाइम में, और कई बार रिपीट किया गया है क्योंकि ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि जीडीपी जहां बढ़ना चाहिए वहीं पे नकारात्मक हो गई थी। लगभग 6.6% माइनस में चला गया था देश की जो है जीडीपी का दर। और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, ये विश्व के अनेक देशों में इस प्रकार की घटना घटी, क्योंकि कोरोना के समय आप जानते हैं विश्वव्यापी जो महामारी आया इसमें आर्थिक गतिविधियों को काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया, जो आज भी जनजीवन पर इसका असर देखने को मिल जाता है। बहुत से छोटे छोटे जो रोजगार पाए थे लोग, कल कारखाने में काम करते थे, तो वो बेरोजगार हो गए थे, और बहुत सारे इस बेरोजगारी की असर जो है काफ़ी हद तक दिखेगा आगामी दिनों तक। ठीक है। इसके अलावा फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था। तो ये अकबर ने करवाया था। जब गुजरात पर अकबर की विजय हो जाती है तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण उत्तर प्रदेश के अंदर करते हैं। ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो अकबर का इबादत खाना है ये कहाँ स्थित है। तो बता दीजिएगा ये भी फतेहपुर सिकरी के अंदर ही स्थित है, जो अकबर का उपासना भवन या प्रार्थना भवन है। ठीक है। अकबर जो है मुगल वंश के थर्ड शासक थे, जो 1556 में पानीपत की तृतीय लड़ाई के दौरान जीतने के बाद गद्दी संभाले थे। मात्र 13 वर्ष के अवस्था में कलनौर में इसका राज्याभिषेक हुआ था। प्रारंभिक दिनों का इनका रीजेंट बैरम खान था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मुगल काल के स्वर्ण काल अकबर के काल को कहा जाता है, क्योंकि इसके जो दरबारी नवरत्न थे उस समय काफ़ी साहित्य वगैरह की प्रचार हुई, और अकबरनामा के लेखक जो हैं अबुल फजल हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और मुगल वंश के संस्थापक बाबर हैं, जो 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराते हुए मुगल वंश की स्थापना किया था भारत के अंदर। बाबर को कलंदर कहा जाता है। बाबर का बाबरनामा खुद ही लिखे हैं। बाबर अन्य युद्ध भी लड़े हैं, जैसे घाघरा का, चंदेरी का, खानवा का, ये सभी युद्ध में जो है इन्होंने विजय प्राप्त किया था। बाबर बेसिकली फरगना से जो है बिलोंग करते थे। ये सभी बातों को जो है आपको आगामी एग्जाम के लिए याद रखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों CHSL ख़त्म हो रही है, एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो रही है, तो आगे की प्रिपेयर आपको अभी से ही करना पड़ेगा। और जो बच्चे MTS का इंग्लिश चाहते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आज से जो है आपको लगातार किया जाए, है ना। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है, विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कहाँ करवाया था। तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर आपका विजय स्तंभ है, जो राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है अनुच्छेद 72। आज हमने कहा आर्टिकल से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, दोनों प्रेसिडेंट साहब से रिलेशन में पूछे गए हैं। तो 72 जो है ये राष्ट्रपति के क्षमादान से हैं। कदाचार सख्त व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं, सजा कम करवा सकते हैं, डिले कर सकते हैं, या पूर्णतः माफ़ कर सकते हैं। तो ये पावर आपके प्रेसिडेंट के पास है। देखिए 161 के तहत राज्यपाल के भी पावर है कि क्षमादान कर सकते हैं, लेकिन ये पूर्णतः माफ़ नहीं कर सकते हैं। फिर तो प्रेसिडेंट और राज्यपाल में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा, है ना। तो पोस्ट की गरिमा बनाए हेतु ऐसा है कि राज्यपाल पूर्णतः क्षमा को माफ़ नहीं कर सकता है, डिले करा सकता है, कम करवा सकता है, कन्वर्ट करवा सकता है ना, जैसे फांसी से उम्र कैद में करा दिया है। इसके अलावा S-4000 रूसी मिसाइल से संबंधित एक प्रश्न आया था। प्रश्न क्लियर नहीं है, फिर भी मैं बता दूं इसका रेंज जो है 200 से 250 किलोमीटर है, और भारत में जो है एक इसके तर्ज पे एक मिसाइल बनाया गया है, जिसका मुझे अभी नाम स्मरण नहीं आ रहा है, आएगा तो मैं बता दूंगा। तो दोस्तों ये था आज के फर्स्ट शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।